निश्चय की प्रक्रिया के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है न्यायालय की शक्ति। तो आज का जो टॉपिक है वह है निर्णय पूर्व गिरफ्तारी एवं संपत्ति की कुर्की। इस टॉपिक को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 38 के अंतर्गत कवर किया गया है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं निर्णय पूर्व गिरफ्तारी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का सवाल या किसी व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क करने का सवाल तब उत्पन्न होता है जब ऐसी कोई बात की जाती है जो न्यायालय के आदेश के विरुद्ध हो या विधि के विरुद्ध हो। वादी प्रतिवादी के विरुद्ध मुकदमा संस्थित करता है और अंतोष मांगता है। यदि ऐसे अंतोष के बारे में मना करता है तो मामले की सुनवाई होती है। निर्णय से पहले प्रतिवादी का दायित्व क्या है, इसका निर्धारण सुनवाई के दौरान होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी की गिरफ्तारी या उसकी संपत्ति की कुर्की क्यों की जाती है, इसको बताया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 38 के रूल्स 1 में। अगर मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ऐसा कोई कार्य करता है जिसके कारण वादी का हित विफल हो जाएगा तो निर्णय से पहले सुनवाई के दौरान उसकी गिरफ्तारी या संपत्ति कुर्की का आदेश दिया जा सकता है। जब मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है तो प्रतिवादी या उसके प्लीडर को न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है। यदि अनुपस्थित रहते हैं तो प्रतिवादी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। न्यायालय के द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है कि अगर वादी के द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र पर अथवा अन्यथा न्यायालय संतुष्ट हो कि प्रतिवादी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार को छोड़कर जा रहा है या भारत राज्य क्षेत्र से बाहर जाने वाला है या अपनी संपत्तियों को न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से हटा रहा है या संपत्ति का अंतरण करने वाला है, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट, क्या चीज, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। ऐसा वारंट जमानतीय भी हो सकता है और अजमानतीय भी प्रकृति का हो सकता है। अगर न्यायालय के द्वारा जारी किया गया वारंट जमानतीय प्रकृति का है और प्रतिवादी ने प्रतिभूति दे दी है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अन्यथा उसको गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायालय के समक्ष क्या किया जाता है, पेश किया जाएगा। जब प्रतिवादी न्यायालय के सामने पेश होता है या हाजिर किया जाता है तो न्यायालय भविष्य में उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है और अगर प्रतिभूति दे दी जाती है तो फिर उसे क्या किया जाता है, छोड़ दिया जा सकता है। यदि प्रतिवादी के लिए कोई अन्य व्यक्ति प्रतिभूति देता है तो ऐसा हर प्रतिभू अपने आप को आबद्ध करेगा कि वह प्रतिवादी की उपस्थिति न होने पर न्यायालय में रकम जमा करेगा जिसकी अदायगी के लिए प्रतिवादी क्या होगा, आबद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति जो प्रतिवादी का प्रतिभू बना है, क्या वह मामले में से प्रतिभू बनने के बाद हट सकता है? तो ऐसा व्यक्ति न्यायालय के सामने आवेदन कर सकता है कि वह प्रतिभू नहीं बना रहना चाहता। उसके बाद प्रतिवादी को बुलाया जाएगा। यदि प्रतिवादी उपस्थित हो जाता है तो न्यायालय प्रतिभू को उन्मोचित कर देगा और न्यायालय प्रतिवादी को कहेगा कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिभूति दिलाए। अंततः प्रतिवादी को सिविल कारागार में रखा जाएगा। तो अब सवाल है कि सिविल कारागार में रखने की अवधि कितनी होती है। तो इसको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 38 के रूल्स 4 के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को 6 माह, कितने दिन, 6 माह से अधिक कारावास में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यदि वाद की विषय वस्तु की रकम का 50%, रकम का जो मूल्य है उसका 50% से अधिक न हो तो उसे 6 सप्ताह से अधिक सिविल कारागार में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब है
कि 6 माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा, और अगर 50% बाद की विषय वस्तु की रकम का जो मूल्य है वो 50% से अधिक नहीं है तो उसे 6 सप्ताह के लिए, तो कहने का मतलब है 6 सप्ताह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। चाहे प्रतिवादी ने इस नियम के अंतर्गत दीवानी कारागार भोग लिया है, चाहे वह 6 सप्ताह या 6 माह का, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिवादी अपने दायित्व से मुक्त हो गया, उसका दायित्व अभी भी बना रहेगा। अब सवाल है कि क्या किसी विदेशी प्रतिवादी को किसी ऋण की अदायगी के मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है? तो इसके संबंध में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वह है जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचिंग का मामला है। इस मामले में बैंक का ऋण न चुकाने का मामला था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो श्री कृष्ण अय्यर ने कहा कि किसी विदेशी को दीवानी न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी के आदेश दिए जा सकते हैं। अब आता है, ये तो आपने गिरफ्तारी से संबंधित प्रोविजन देखे, अब है प्रतिवादी की संपत्ति की कुर्की से संबंधित प्रोविजन। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सामान्यतः प्रतिवादी की संपत्ति को कब कुर्क किया जाता है। प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क करने का प्रश्न सामान्यतः तब उत्पन्न होता है जब न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय देता है और डिग्री का निष्पादन उसके विरुद्ध किया जाता है। अतः प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क करने का प्रश्न निर्णय से पहले नहीं किया जा सकता। इसलिए आदेश 38 में प्रतिवादी की जो संपत्ति है को कुर्क करने का प्रावधान सामान्य प्रकृति का है, असामान्य प्रकृति का प्रावधान नहीं है। ये प्रतिवादी की संपत्ति को निर्णय से पूर्व कब कुर्क किया जाता है? इसका आंसर है कि जब न्यायालय के सामने वादी के द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र से संतुष्ट है कि निष्पादन में अवरोध पैदा करने अथवा विलंब करने के आशय से प्रतिवादी न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से संपत्ति को बाहर ले जा रहा है या ऐसी संपत्ति को क्षेत्राधिकार से हटाने वाला है या संपत्तियों को अंतरण करने वाला है और वह ऐसा कार्य वादी के हित को विफल करने के आशय से कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में न्यायालय निर्णय दिए जाने से पहले ही प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है। इस संहिता के ऐसे उपबंध जो डिग्री के निष्पादन में की गई कुर्की को लागू होते हैं, निर्णय के पूर्व की गई ऐसी कुर्की की जहां तक हो सके वो वहां तक लागू किए जाएंगे होंगे। प्रतिवादी की संपत्ति को निर्णय से पूर्व कुर्क किया गया है और प्रतिवादी के विरुद्ध डिग्री जारी हो गई है, क्या ऐसी डिग्री के निष्पादन में उस संपत्ति को पुनः कुर्क किया जाएगा? तो ये बताया गया है ऑर्डर 36 के रूल्स 11 के अंतर्गत कि ऐसी संपत्ति को पुनः कुर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही जो संपत्ति कुर्क है तो उसकी दोबारा कुर्की नहीं की जाएगी, वो तो पहले ही ऑलरेडी बनी रहेगी। अगर प्रतिवादी की संपत्ति पहले से कुर्क है और उसके विरुद्ध डिग्री जारी हो गई है तो ऐसी कुर्की जारी रहेगी। तो डिग्री का निष्पादन कौन सा न्यायालय करेगा? डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय वह होगा जिसने डिग्री जारी की है या जिसको डिग्री निष्पादन के लिए भेजी गई है। अगर डिग्री का निष्पादन न्यायालय के माध्यम से, किसके माध्यम से? न्यायालय के माध्यम से करवाना होता है तो डिग्री जारी करने वाले न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। अगर डिग्री का निष्पादन करने का आवेदन डिग्री जारी करने वाले न्यायालय में किया गया है और निर्णीत ऋणी की संपत्ति अन्य न्यायालय में है तो क्या उसको कुर्क करने का आदेश दिया जा सकता है? तो इसका आंसर है जब डिग्री निर्णीत ऋणी की संपत्ति किसी अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तो डिग्री जारी करने वाला न्यायालय उस न्यायालय को स्थानीय क्षेत्राधिकार में उस न्यायालय को स्थानीय क्षेत्राधिकार में संपत्ति है कुर्क करने का आदेश या निर्देश दे सकता है। अब जब निर्णीत ऋणी की संपत्ति किसी दूसरे न्यायालय में होती है तो जिस न्यायालय को आदेश स्थानीय क्षेत्राधिकार में कुर्क करने का आदेश दिया जाता है तो उसके द्वारा जो एक पत्र जारी किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? आज्ञा पत्र बोलते हैं, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के धारा 46 के अंतर्गत दिया जाता है। थैंक यू।